ओके ठीक ठीक, चले कोई नहीं कोई नहीं, जब से भी होंगे देख लेंगे। आइए चलिए करते हैं इसको। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ तो चार्ज क्या होता है पहले बताओ, व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? ये सब एमसीक्यू में हेल्प करेंगे आपको। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो भी मैटर आपने यूज किए हैं, मटेरियल यूज किए हैं, उनका ये क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को ही दूसरे नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। लिख लेना इसको, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, है ना? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो चार्ज जो होता है किसी मटेरियल का क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये। चार्ज को आप किससे डिनोट कर रहे हैं? चार्ज को या तो आप कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे या किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। इसका जो सिंबल होगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा? चार्ज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है भैया? इसके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे आप? जो सिंबल यूज करेंगे वो सिंबल क्या है? या तो कैपिटल क्यू यूज कर रहे हो या तो क्या यूज कर रहे हो आप? स्मॉल क्यू। चार्ज होता क्या है बेसिकली, आप समझते हो ना? चार्ज क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे किसी मटेरियल या सब्सटेंस में अदर चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपल करने की क्या जाती है? प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसी हम कॉज को, उसी रीजन को अपन क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। इसको कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज की यूनिट क्या होती है जरा बताएं हमें। कूलम होती है। क्या होती है? कूलम। कूलम होती है। कूलम के लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल सी। जैसे न्यूटन के लिए आप कैपिटल एन लिखते हैं ना, वैसे चार्ज का जो यूनिट है कूलम है। कूलम के लिए क्या लिखेंगे? कूलम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? सी लिखेंगे। कूलम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? सी लिखेंगे। ठीक है, चार्ज का यूनिट है कूलम। कूलम के लिए सिंबल क्या लिखेंगे? सी। चार्ज को डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल क्यू से करेंगे या तो किससे करेंगे? स्मॉल क्यू से। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? और चार्ज बेसिकली क्या है? ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसका? मैटर का। इसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसको आप बोलते हो क्या? चार्ज। यूनिट क्या है इसका? कूलम है। किससे डिनोट करेंगे? सी से। डिनोट किससे करेंगे इसको? कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर टाइप्स ऑफ चार्जेस की हम बात करेंगे। चार्ज कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। एक होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होगा? जब आप पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे, पॉजिटिव चार्ज को आप कैसे लिखोगे? पॉजिटिव चार्ज को आप लिख सकते हो या तो प्लस क्यू लिखो या तो क्या लिखेंगे आप? प्लस क्यू। या स्मॉल क्यू लिखें या कैपिटल क्यू। सिंबल से कभी परेशान मत होना, मेन कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान रखना। चीजें कैसे रिप्रेजेंट कर जाएंगी इस पर ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा कैपिटल क्यू लिख रहा है, आप स्मॉल क्यू लिख रहे हैं, तो ये मत समझना कि आप रॉन्ग कर रहे हो। आप जो भी चीज लिख रहे हो डिस्क्राइब कर देना किसका क्या मतलब है, किस मीनिंग से हम किसको क्या यूज कर रहे हैं। प्लस क्यू या मतलब प्लस क्यू लिखेंगे, कैपिटल क्यू लिखेंगे या स्मॉल क्यू लिखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या लिखेंगे बताओ? नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या लिखेंगे आप? माइनस क्यू या फिर क्या लिखेंगे आप? माइनस स्मॉल क्यू लिखेंगे। नेगेटिव चार्ज को इससे डिनोट करेंगे। एकदम क्लियर रखना, एकदम क्लियर रखो। पॉजिटिव चार्ज को क्या लिखेंगे? प्लस कैपिटल क्यू या प्लस स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। नेगेटिव चार्ज को आप क्या करेंगे? प्लस माइनस कैपिटल क्यू या फिर माइनस स्मॉल क्यू से। अच्छा, दोनों की यूनिट क्या होंगी? है तो चार्ज ही ना, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, यूनिट हमेशा क्या रहेगी? वही रहेगी, कूलम भी होगी। कूलम के लिए सिंबल क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? सी। एकदम ध्यान रखना, एकदम क्लियर रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस का मतलब क्या है? अगर दोनों चार्जेस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, तब भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। या दोनों जब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे? हमेशा रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस का मतलब अगर दोनों का नेचर सेम है तो दोनों चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तब भी रिपेल करेंगे, दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो भी दोनों एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसको ध्यान में हमेशा रखना। रिपेल करने का मतलब क्या है? एक दूसरे को क्या करेंगे? पुश आउट करेंगे, एक दूसरे से दूर धकेलेंगे। ओके, डन। तो जो लाइक चार्जेस होंगे, सेम नेचर के जो चार्जेस होंगे, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब रिमार्केबल चीजें हैं। एमसीक्यू, वन लाइनर, असर्शन रीजन में आपको हेल्प करेंगे। हर चीज एकदम टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, जो अनलाइक चार्जेस होंगे हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब है ये क्या, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दोनों को एक दूसरे के क्या लाना चाहेगा, पास लाना चाहेगा और क्लोजर लाना चाहेगा। इसके पहले जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन है, तो फोर्स क्या करेगा, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इन दोनों को क्या करेंगे, वो रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या है, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के क्या करेंगे, पास लाएंगे और क्लोज लाएंगे। लेकिन ये फोर्स कब लगेगा अट्रैक्टिव, जब अनलाइक चार्जेस होंगे। अनलाइक चार्जेस का मतलब दोनों के नेचर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब ये कंडीशन लगेगी। सिंपल सी बात है। तो अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एकदम क्लियर रखना है इसको, ठीक। चलिए, अब वो फोर्स कितना होता है वो बाद में देखेंगे। कभी कहेंगे फोर्स कब ज्यादा लगेगा कब कम लगेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। जो फोर्स लगता है इनके बीच में, आगे पढ़ोगे आप, आगे देखोगे फिजिक्स, अगर आप ढंग से लेकर पढ़ते हैं फ्यूचर में तो आपको फिजिक्स और समझ में आएगी। जो फोर्स इनके बीच में लगेगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा चार्ज का होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा चार्जेस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ही कम लगेगा। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा। चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना। मान लीजिए कह दिए कभी कंपैरिजन में, असर्शन रीजन में या एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आगे कि दो चार्जेस हैं, एक है +5 कूलम, दूसरा क्या है आपका -10 कूलम लिखा है। फिर उन्होंने दे दिया कुछ दूसरे तरीके से, यहाँ दे दिए क्या +10 कूलम दे दिए और यहाँ पर क्या दे दिए -5 कूलम। पूछ रहे हैं किसमें फोर्स ज्यादा लगेगा या दोनों में इक्वल लगेगा। यहाँ पर दोनों चार्जेस का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 5 है, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 10 है। इसका मैग्नीट्यूड 10 है, वहां भी मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा, -5 का 5 आएगा। जब फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट की क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो 5 × 10 कितना आएगा, 50। यहाँ भी आएगा, यहाँ भी 10 × 5 क्या आएगा, 50 आएगा। मतलब दोनों केसेस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। और दोनों फोर्सेस का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव क्यों अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि चार्जेस के नेचर क्या है, अपोजिट है। अनलाइक चार्जेस है ना, अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तो मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन देता, अगर यहाँ दे देता कि 10 कूलम यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ भी क्या लिखा है भाई, 5 कूलम लिखा है प्लस के। आप मुझे बताओ इस पे कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। आप बताओगे ये 10 × 5 50 तो आएगा। फोर्स तो मैग्नीट्यूड सेम है, बट फोर्स अब कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। इस केस में फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। क्लियर है बात, समझने के लिए बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। एमसीक्यू वन-लाइनर में क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा ये एलिमिनेट करने में, सही ऑप्शन तक पहुंचने में आपको हेल्प करेगा। ओके डन, मूव करें हम लोग। तो अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बेसिकली क्या है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक सिंगल वर्ड में, अगर या बहुत छोटी भी इसको डिफाइन करना हो तो आप क्या बताओगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए व्हाट, कंडक्टर। ये एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्या मिलेगी, एक तरह की एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कैसी होगी, ये कंट्रोल्ड होगी, ये कंट्रोल्ड एनर्जी होगी। कंट्रोल्ड एनर्जी का मतलब आपको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही तो प्रोड्यूस कर लोगे। जैसे होता ना कि बहुत सारे वोल्ट या वोल्ट के जो भी आपने यूज किए हैं, पोटेंशियल के बहुत सारे वाट के आप अलग अलग डिशेस यूज करते हैं, या जो भी है, मतलब आप डिवाइसेस यूज करते हो इन्हीं तरह से, मतलब कुछ भी आप XYZ एनर्जी को अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, एकदम कंट्रोल्ड मैनर में। जैसे आग को जला दो आप, तो आग से जितनी हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, उसको आप कंट्रोल कर पाओगे क्या, जितना निकलना है पूरा ही निकल जाएगा। बहुत कर सकते हो, रोक सकते हो। लेकिन इस केस में क्या होगा, जिस भी डिवाइस को जिस इफिशियंसी का हमने बना दिया, वो उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करके उस तरह की चीजें अपनी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो कंट्रोल्ड वे में इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें चार्जेस क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर फ्लो होते हैं
इनके फ्लो होने से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। और एनर्जी कैसी होती है, कंट्रोल्ड एनर्जी होती है और कन्वीनियंट होती है। अपनी जरूरत, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इसको कहीं भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसको इसलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको सब कुछ लिखना पढ़ना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है, समझ रहे ना। आपको सब कुछ लिखना आना चाहिए, इससे तभी जाकर सब क्लियर होगा। डन, समझ गए। अब ये यहाँ पर बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कन्वीनियंट है और कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। बड़ी सिंपल सी बात है, एकदम समझ के रखना। कभी आ जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा एमसीक्यू वगैरह में। इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या हो सकता है आपका डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होंगे, चार्जेस आपके क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, चार्जेस आपके क्या होंगे, मोशन में होंगे। एकदम क्लियर समझना। हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका, कंट्रोलेबल, और क्या है ये, कन्वीनियंट एनर्जी है। ये कैसे मिलती है हमें, चार्जेस के फ्लो से मिलती है। चार्जेस फ्लो कहाँ होते हैं, कंडक्टर में। जिस कंडक्टर में फ्लो होंगे उसी में हमें मिलेगा ये। और ये कितनी टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप की, एक स्टैटिक होगा, दूसरा क्या होगा, डायनेमिक। स्टैटिक कब होगा, जब चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। डायनेमिक कब होगा, जब चार्ज क्या होंगे, हमारे मोशन में होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है एकदम, कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, एक फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। कब मिलती है हमें, जब चार्जेस फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में, ठीक है। ये कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम, ये कन्वीनियंट होता है। अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। डन। जैसे बहुत सारे फैन आते हैं, आप लोग देखते होंगे, रेगुलेटर भी यूज करते हो। कभी फैन की स्पीड बढ़ाते हो, कभी क्या करते हो, कंट्रोल कर लेते हो कि नहीं। अरे कंट्रोल कर लेते हो कि नहीं। आग वगैरह कहीं जला दिए तो आप कंट्रोल कर पाओगे क्या कि इतनी हीट निकालो, उतनी हीट नहीं निकालो। अब उसके लिए जुगाड़ से काम करते हो। जैसे मान लीजिए आप लकड़ी जलाए, लकड़ी से खूब हीट निकल रही, खूब जली जा रही, तो क्या करते हो, पानी डाल देंगे या उसको उतना कर देंगे हीट को कम करने के लिए। ऐसे करते हो ना, एकदम बहुत रैंडम तरीके से। बट इलेक्ट्रिसिटी के केस में ऐसा नहीं है। कंट्रोल्ड मैनर में आप उसको एकदम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, यूज करते हैं अपने जैसे भी जो जरूरत होगी, आपकी नीड होगी। जैसे होता है ना, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे अभी हम लोग हीटर यूज कर रहे थे, आप देखिए ना, हीटर में क्या था, उसमें 400 वाट भी दिया है, 800 वाट भी दिया है, कई सारे ऑप्शन दिए हैं कि नहीं। अपनी नीड के हिसाब से आप वोल्टेज या वॉट वगैरह बढ़ा के क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल्ड मैनर में है, कन्वीनियंट है। समझना, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना के चलोगे तब असर्शन रीजन, एमसीक्यू वाले जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे उनके आंसर कर पाओगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड हर कोई पढ़ जा रहा है, एनर्जी है, ये है, वो है, नहीं। हर चीज को डिटेल में पढ़ो, सोचने समझने की क्षमता डेवलप करो। आप हमेशा देखिएगा, जब आपकी एनालिटिकल स्किल डेवलप हो जाएगी ना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको मजा आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास हर तरह का नॉलेज है। आप चीज़ों को सोचने के बाद प्रोसेस कर पाते हैं। जब प्रोसेसिंग में आपका माइंड आ जाता है तो चीज़ें आपसे बेटर वे में टैकल होने लगती हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा फैक्ट फार्मूला केवल या जो थ्योरी वगैरह रट के जाता है, वो सोचे सारे क्वेश्चन करके आ जाए, उसके लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी भी ट्विस्टिंग हो गई, कुछ नया ऐड कर दिया, कुछ नए कंडीशंस ऐड कर दिए, तो आप हमेशा क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और इसीलिए वहां ऐड ही किया जाता है। कंडीशन, सिचुएशन ऐड क्यों किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसका। उसमें जो बच्चा जेन्युइन होगा, जो ढंग से पढ़ा होगा, वही कर पाएगा। तुक्के वाले वहां नहीं चल पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर सिंपल इसको डिफाइन करना होगा तो क्या बताओगे। सिंपल अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना हो तो आप कैसे लिखोगे। बाकी इसकी डेफिनेशन अभी लिखा है, हम देख लेंगे। आप कहेंगे क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज में बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ हम चार्ज की बात करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हम चार्ज की बात करेंगे। चार्ज में बेसिकली जब भी हम फ्लो होने की बात करेंगे तो हमेशा हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड है। अगर इलेक्ट्रिक करंट को मुझे डिफाइन करना हो बहुत सिंपल मैनर में, हम बताएंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब कोई बच्चा ढंग से लिखना चाहता है, अपना वो टेलेंडर यूज करना चाहता है, टेलेंडर समझते हो ना, लास्ट में आप वर्ड्स लिखते हो, इज डिफाइंड एज, इज कॉल्ड एज, इज सेड टू बी, इज नोन एज, आप अपना लिख लेना। अब आप कैसे लिखोगे सेंटेंस में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट, जो भी ये लिख लो। लेकिन अगर आपने इतना लिख दिया एकदम टू द पॉइंट, आपके पास टाइम कम है या आप नहीं लिखना चाह रहे हो, तब भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन एज ए एकेडमिक स्टूडेंट आपको हर चीज लिखना चाहिए, पूरा सेंटेंस प्रॉपर लिखो। हर चीज की क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, हर चीज की अपने स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट है। चार्जेस की फ्लो होने की बात जब भी हम करेंगे कंडक्टर में, तो हमेशा क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है आपको पता है क्या, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है, माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर में क्या होता है, -19 कूलम। क्या यही होता है,
1.6 इंटू 10 की पावर क्या होता है, -19 कूलम्ब होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। क्लियर है ना, ध्यान रखना, ये सब चीजें जरूरी हैं। अब यहाँ लिखा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस की जो फ्लो होने का रेट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसका क्या है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन क्या होता है, टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। कोई दिक्कत, लेकिन इसके पहले आप ये समझना, जो चार्ज क्यू है, आपने क्वांटाइजेशन भी पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, क्यू बाई टी पढ़ा। अब इसमें समझना, या कैपिटल क्यू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कैपिटल आई इज इक्वल टू आपने लिखा कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल टी। सिंबल्स अपनी बस मीनिंग ये दे रहे हैं कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कैपिटल क्यू लिख सकते हो, स्मॉल क्यू लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या बताता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप क्या पढ़ते हैं बताइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ाया आपने, Q इज इक्वल टू क्या, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हमेशा होल नंबर में ही क्या होंगे, कंप्लीट नंबर में ही क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। फिर 1 कूलम चार्ज का मैंने क्या बताया होगा, आपको याद हो, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। जब इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब 1 कूलम चार्ज होगा। फिर हमने ये बताया होगा, अगर किसी सब्सटेंस पे प्लस 1 कूलम चार्ज आया होगा, इसका मतलब क्या है, अगर किसी सब्सटेंस पे प्लस के 1 कूलम चार्ज आया है, इसका मतलब क्या है कि उसने 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। इतने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए हैं, लूज किए हैं। अगर किसी सब्सटेंस पे प्लस 1 कूलम चार्ज आ रहा है तो, -1 कूलम चार्ज आया है तो इसका मतलब क्या है, इतने ही इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए हैं, गेन किए हैं। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए हैं, गेन किए हैं या रिसीव किए हैं। एकदम क्लियर रखना, 1 कूलम का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 कूलम चार्ज आ गया, इसका मतलब इसने इतने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। -1 कूलम चार्ज आया, इसका मतलब क्या है, इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं, रिसीव किए हैं। मेरी बात समझ गए। अब कह देंगे कि अब जैसे मान लीजिए कुछ कहीं पर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह का कोई भी रैंडम क्वेश्चन आता है। अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि आप मुझे बताओ नॉर्मल तरीके से ऐसे कि अगर कहीं पर कोई भी चार्ज लिखा है, प्लस के 4 कूलम चार्ज लिखा है, प्लस के 4 कूलम चार्ज लिखा है, बताओ उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। अगर किसी सब्सटेंस में प्लस 4 कूलम चार्ज है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसने लूज ही किए होंगे। अगर उस पर प्लस 4 कूलम चार्ज आ रहा है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, 1 कूलम चार्ज भी जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ऐसा क्यों किए भैया, क्योंकि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब 4 कूलम चार्ज की बात करें तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो जरा, क्या आएगा बताओ। हाँ, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 25.0 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर में क्या हो जाएगा ये, 19 इलेक्ट्रॉन। मतलब प्लस 4 कूलम चार्ज अगर आया है किसी सब्सटेंस पे तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे उसने। क्लियर है बात। और इस तरह दूसरे तरीके से पूछा जाए, मान लीजिए तो उसने कह दिया या किसी ने कोई भी दे दिया क्वेश्चन उसने कि -10 कूलम चार्ज है अगर किसी सब्सटेंस पे, -10 कूलम चार्ज है तो बताओ उसने कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं। -10 कूलम है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं, 10 से इसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 इंटू क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 6.25 इंटू 10 की पावर 19। कितने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए होंगे, गेन किए होंगे। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है ये जान लेने से कई चीजें आपकी डायरेक्ट निकल जाएंगी। बस ये वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा हमारा। अगर ये नहीं याद है तो फिर कैसे करते, जिस वाला क्वेश्चन मैंने बताया, आपको ये नहीं पता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो आप कैसे करते। देखो करने के फॉर्मेट समझना। आप ये कहते हैं कि अगर अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है वो कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है वो प्लस 4 कूलम है। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने कितने लूज किए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखें, मैग्नीट्यूड जब आप लिखते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, केवल नंबर लिखो बस। अब हमें n निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंस वी नो दैट व्हाट
चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज आपको कितना दिया यहाँ 4 इज इक्वल टू N इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो गया -19। अब मुझे N निकालना है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये 4 अपॉन नीचे आएगा, ये 1.6 इंटू 10 की पावर में क्या हो जाएगा -19 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा N। अब इसको सॉल्व करना है, जब इससे सॉल्व करोगे तो N इज इक्वल टू क्या है, देखो 4 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर में क्या है -19 है। 10 की पावर -19 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। दिस होल अपॉन क्या हो गया, ये 1.6, ये है 1.6। अब क्या करोगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ हो गया 10 की पावर में क्या भाई 19। अब इसको सॉल्व करो, 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये करो भाई, 8 2 जा क्या हो गया 16 और 8 5 जा 40। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर में क्या आ गया 19। इतने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए हैं, लूज किए हैं। अगर एक कूलम की वैल्यू आपको नहीं याद है तो आप इतने प्रोसीजर करोगे तब जाकर फाइनल आंसर में पहुंचोगे। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे, नहीं तो पता है अगर आपको कि एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं तो आप सीधे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, जैसे हमने पीछे किया। एक कूलम में हमें पता है कितने चार्ज होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। हमें 4 कूलम का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, सीधे हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नहीं पता है तो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो, आपको इतने स्टेप सारे करने पड़ेंगे। तो कुछ चीजें याद हो जाने से चीजें अपनी क्या हो जाती हैं, ईजी हो जाएंगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है। अगर स्पेशल टाइप के ये सब क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे टैकल करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या हमारा प्रोसीजर होगा, उसी के लिए प्रैक्टिस करना बहुत क्या होता है, जरूरी। क्योंकि हर क्वेश्चन की अपनी अलग अलग डिमांड है। उन डिमांड्स को अगर आप नहीं समझ पाए, नहीं सप्लाई कर पाए तो कहीं ना कहीं गलती होगी या ज्यादा टाइम आप लेंगे। और किसी भी कैलकुलेशन में ज्यादा से ज्यादा स्टेप अगर आपको अननेसेसरी करने पड़ रहे हैं तो रॉन्ग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब चार्ज इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन क्या होता है, T होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसका मतलब अगर इसको मैं और फॉर्मुलेट करना चाहूं, I इक्वल टू लिखा आपने Q बाई T और Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई, अपॉन में क्या हो जाएगा T, अपॉन में क्या हो जाएगा T। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग, कैपिटल ए। एम्पियर के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग, कैपिटल ए। और इसकी दूसरी यूनिट कुछ हो सकती है क्या, इसकी दूसरी यूनिट और कुछ हो सकती है क्या, कूलम पर क्या होगी, सेकेंड। देखो यहां से चार्ज का कूलम होगा, टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो कूलम सेकेंड इनवर्स लिखे या फिर क्या लिख सकते हैं आप, कूलम पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो आप। अब जानते रहो, आना बहुत जरूरी है। ये यूनिट क्या है इसकी, 1 एम्पियर, मतलब एम्पियर है। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करोगे। आ गया क्वेश्चन आपका डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आगे लिखने की कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को आप डिफाइन करो तो आप कैसे बताओगे 1 एम्पियर क्या है। करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है भाई। करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो I इक्वल टू 1 कब आएगा, I इक्वल टू 1 एम्पियर कब आएगा, जब टाइम भी क्या हो आपका 1 हो और अमाउंट ऑफ चार्ज भी क्या होगा आपका 1 हो। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो गया तो उस कंडक्टर में कितने एम्पियर की करंट मिलेगी, 1 एम्पियर करंट मिलेगी। जब 1 एम्पियर को डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर सेकेंड, है ना, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज व्हाट, 1 एम्पियर करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज व्हाट, 1 एम्पियर करंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफाइन करने होंगे तो 1 कूलम में हमने कहा कितना भाई, हमने कहा ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन ए कंडक्टर पर सेकेंड इज डिफाइंड एज व्हाट, 1 एम्पियर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिखना होगा तो 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में, अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे तो उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट मिलेगी। मेरी बात समझ गए।
क्योंकि एक कूलम का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये सब बुक में नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन आएंगे और आ ही रहे हैं लगातार। हमने कहा जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम के लेवल पे नहीं पहुंचेगे। जब तक किसी का लेवल आप रीच नहीं करोगे तब तक उस लेवल जाकर आंसर नहीं कर पाओगे। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये लॉलीपॉप वाली स्टडी नहीं चलेगी और मार्क्स गिर के आ जाएंगे, आप समझ लो डिप्रेशन में जा सकते हो अगर बहुत एकदम अपने मार्क्स को लेकर कई बार वो रहते हो तो। इसलिए एकदम ढंग से समझना, एकदम एनालिसिस करके चलना। तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप बोलोगे अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे तो हमें कितने एम्पियर करंट मिलेगी? 1 एम्पियर करंट मिलेगी। इफ इन ए कंडक्टर पर सेकेंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोन, इस तरह से फ्लो हो गया तो क्या बोलोगे? देन 1 एम्पियर करंट इज ऑब्टेन्ड। या आप कॉन्टिन्यूस मैनर में लिख सकते हो। 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या है? The number of electron which is what 6.25 into 10 to the power 18 electron flowing in a conductor per second is defined as what 1 ampere current। कई तरीके से बोल सकते हो, बस ये नंबर्स और वो आपको डेटा एकदम एग्जैक्ट लिखने हैं। आप कैसे डिफाइन करोगे ये आपको सोचना है। लिखने के तरीके बदल जाएंगे लेकिन सेंस थोड़ी बदलेंगे। समझ गए कि नहीं? ये सोचना सीखिए। अगर नहीं सोचा है तो लिखना सीखिए, पढ़ना सीखिए, तभी जाकर अच्छा हो पाएगा। अगर एग्जाम को लेकर अभी भी आपके अंदर फियर है, वो फोबिया है, तो आप समझिए आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है। क्योंकि प्रिपरेशन अगर ठीक ठाक लेवल पे आ जाएगी तो कॉन्फिडेंस का लेवल ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम से नहीं डरिए, लेकिन अपने आप को क्या करो और थोड़ा सा इसमें लगाओ। क्या है? अब क्या है? एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है। एमीटर कैसी डिवाइस है? एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या मेजर करते हैं? करंट। अब सिर्फ एमीटर यहां बोल दिया। अब हमें ये समझना पड़ेगा, मैंने कह दिया एमीटर। एमीटर से हम क्या मेजर करते हैं बताओ? एमीटर से क्या मेजर करते हो आप? करंट। एमीटर इज यूज्ड टू व्हाट? मेजर इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब यहां समझना और क्या क्या है। एमीटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रखो। इसको सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सर्किट सीरीज, पैरेलल या इन एनी अदर वे, जो भी इस तरह से दिया ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। एमीटर को सर्किट में हमेशा क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एमीटर को सर्किट में हमेशा क्या करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। फिर इसमें आता है कि आइडियल एमीटर से आप क्या समझते हो? किस तरह के एमीटर को आप आइडियल एमीटर बोलोगे? किस तरह के एमीटर को आप आइडियल एमीटर बोलेंगे, ये समझना। आइडियल एमीटर का मतलब क्या है भाई? देखो, आइडियल एमीटर का मतलब जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? 0 हो या बहुत लो हो। जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो, ऑलमोस्ट क्या हो? 0 हो। ऐसे एमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल एमीटर बोलेंगे। तो एमीटर का मतलब एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगी। और सर्किट में हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। आइडियल एमीटर से आप क्या समझते हो तो आप बताओगे। आइडियल एमीटर का मतलब ऐसा एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो होगा या क्या होगा? 0 होगा। ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तब हमने कहा ये फाइनल शॉट है आपका। अगर फैक्ट आपने कॉन्सेप्ट छोड़े तो समझो एग्जामिनेशन हॉल में आपको एंजाइटी हो सकती है। फिर ग्लूकोज का बॉटल वहां पीने से काम नहीं चलेगा। वहां वही आएगा काम जो आपने पढ़ा है, जो आपने स्टोर किया है। और जो भी चीज़ आपने स्टोर किया, जैसे कल आप लोग निकाले थे, धीरे धीरे निकाल दो। उसका काम नहीं एग्जाम में, वो लिख कर आओगे तो बेटा कॉपी फाड़ देगा वो वाली चीज़ें टाइम से पहले निकाल दो। सब लोग ध्यान रखो। चले आगे बढ़े। एमीटर का मतलब क्या है? एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर कर रही है? करंट। सीरीज सर्किट में हमेशा क्या होगी? वो सीरीज में होगी। आइडियल एमीटर का मतलब क्या है? जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो या क्या हो? लगभग 0 हो। क्लियर रखो इसको। आगे बढ़े हम लोग। ठीक। फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? इसको कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, बट ये समझना, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क होगा, उसी वर्क को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफाइन करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफाइन करके हमने बताया था ना। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप लोगों को याद हो तो कई तरीके से मैंने बताया था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इसको सर्किट से भी समझो, बाकी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको बताया होगा जरूर। किसी चार्ज का अपना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी चार्ज का अपना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए जो भी चार्ज यहाँ रखा हुआ है, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है, मान लीजिए चार्ज क्या है? Q0 है।
उसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। या द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। या तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ रहा है वही हमारा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है। या हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बता सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो तो हमने लिखा था कि अगर ए से बी तक आ रहा हूं तो कैसे लिखूंगा इसको? वी बी माइनस क्या लिखेंगे? वी ए। इसी को हमने लिखा होगा डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या लिखा होगा आपने? क्यू या क्यू नॉट लिखा होगा, याद है आपको? कुछ ऐसा फार्मूला लिखा होगा हम लोगों ने। ये था पोटेंशियल डिफरेंस, याद आ रहा है? डब्ल्यू अपॉन क्या था? क्यू नॉट। अब इसकी यूनिट लिखनी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगी इसकी बताओ? वाट होती है, WATT। यूनिट क्या होगी इसकी बताओ? इसकी यूनिट क्या होगी? ये फॉर्मूला लिखा है डब्ल्यू अपॉन क्यू आपका। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ दिस वोल्ट। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होगी? हाँ, जूल पर कूलम या फिर क्या होगी? वोल्ट। वाट पावर का होता है बेटा, वोल्ट होगी, वोल्ट होगी। या इसी को क्या लिखते हैं? ऊपर का वर्क का क्या होता है? जूल होता है, नीचे चार्ज का क्या होता है? कूलम। जूल पर क्या हो जाएगा? कूलम। या क्या लिख सकते हैं इसको हम? जूल। और ये लिख सकते हैं कूलम इनवर्स। और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। क्लियर है? अब वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस हम यूज करते हैं? मतलब सॉरी, वोल्ट को मेजर के लिए हम क्या करते हैं? वोल्ट मीटर यूज करते हैं। वोल्ट मीटर कैसी डिवाइस है जो क्या मेजर करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगी सर्किट में। अब वोल्ट मीटर की भी पूछा जाएगा भैया, ये सीरीज में कौन से कॉम्बिनेशन में होगा ये बताओ मुझे। वोल्ट मीटर कौन से कॉम्बिनेशन में होगा बताओ मुझे। ये सर्किट में क्या होगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगी। और एक आइडियल वोल्ट मीटर की क्या पहचान है बताओ? आइडियल वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो इसकी क्या पहचान होगी? रेजिस्टेंस बहुत क्या होगा इसका? हाई होगा। रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा। या इसी को बोलते हैं क्या होगा? इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा हो, इनफाइनाइट हो जिसको कहते हैं आप। रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, या कहते हैं क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो एक आइडियल वोल्ट मीटर बनेगा। और सर्किट में हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। क्लियर हो रही बात अपनी? फिर इसमें आता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं? कई बच्चे देखकर समझ जाते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या? वोल्ट लिखा है, ये वोल्ट की यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी है। ये एनर्जी कितने के बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतने के बराबर होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतनी एनर्जी होगी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये होता है। देखो मैं बहुत क्लियर कर दूं, एक दो क्वेश्चन फंसने के लिए नहीं पढ़ो बेटा। जैसे जितने लोग बोलते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े जो स्टार हैं कि बेटा ये मेरे से फंसा, ये मेरे फंसा, ये मेरे से फंसा, वो मेरे से फंसा नहीं। आप इस तरह से पढ़ के जाओ, इस पेपर के सारे क्वेश्चन आपसे बननी चाहिए, ऑप्शनल वाले भी क्वेश्चन आपसे आने चाहिए, तब तो आप समझना कि आपने ढंग से प्रिपरेशन की थी। अगर ये सेलेक्ट कर रहे हो कि कौन कौन मुझे आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने क्या किया है? इनकम्प्लीट प्रिपरेशन की है आपने, एकदम पार्शियल स्टडी किया है। फिर तुक्के की बात है कि आपके डोमेन का क्वेश्चन आ गया तो करके आओगे, अदरवाइज नहीं बनेगा। मजा तो तब है जब पेपर आपके सामने आए, क्वेश्चन सारे आने चाहिए, यहां तक कि और वाले ऑप्शनल वाले भी आपसे आने चाहिए, तब तो समझो कि आप ढंग से तैयारी करके आए हो। फिर पेपर जो लिख कर आओगे ना आप, जब समझ लो कि गर्दा उड़ा दोगे वहां। लेकिन इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, तब मजा आएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ये मन बहलाने वाली पढ़ाई नहीं करना कि वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ जाए। सब पढ़ के चल रहे हैं, इतना पढ़ लिए हैं कि पेपर तो सही जाना ही जाना है। अब मेरे लिए डाउट क्या, मेरे लिए चैलेंजिंग है कि मेरे लिए जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, जो और वाले क्वेश्चन होंगे, वो भी मुझसे आ रहे हैं कि नहीं। आने तो मुझे सब है। इस तरह का गट्स ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बना देना, नहीं तैयारी है तब भी कि आएंगे, सभी आएंगे, देख लेंगे जो आएगा, कुछ भी बना चुना के लिख के चले आएंगे। भैया साइंस का पेपर है, यहाँ टू द पॉइंट चीजें लिखनी पड़ेंगी, लॉजिकल चीजें लिखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा।
कुछ भी लिख के नहीं चले आओगे हिस्ट्री बढ़ा के एकदम कि कोई भी डेट याद आ गई आप बता दोगे कि अकबर कब उठे थे, कब सोए थे, राणा प्रताप कब आए थे, कब गए थे, ये सब नहीं लिख पाओगे। आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसलिए क्लियर पढ़ो, टू द पॉइंट, एकदम लॉजिकल चीजें एक्सप्रेस करना सीखो, ठीक है ना। ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतनी एनर्जी आ गई। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसीलिए अब एक चीज बता रहा हूं, अब बहुत सारी चीजें देखोगे जो पहले आप नहीं पढ़े थे लेकिन अभी इधर मिलेंगे। बहुत सारी चीजें मिलेंगे, एक दो चीजें नहीं, बहुत सारी मिलेंगे, हर चैप्टर में मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूं अब एकदम साइलेंट एकदम होकर अच्छे से पढ़ लोगे तब भी तुम्हारा एकदम बेहतरीन हो जाएंगे। लेकिन डेली बाय डेली जो पढ़ रहे हो रिवीजन प्रैक्टिस डेली करो। ये मत सोचो कि अब पेंडिंग में रखेंगे बाद में देख लेंगे। 1 नाइट स्टडी वाले कॉन्सेप्ट में बताओ, जो भी पढ़ो डेली बाय डेली रिवाइज करो, डेली बाय डेली क्या करो, प्रिपेयर कर लो, अपना लर्न कर लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतनी एनर्जी होगी। 1.6 × 10⁻⁻ क्या है, -19 जूल है। अब आ गया डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैसे डिफाइन करिएगा, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने के लिए आ गया तो कैसे बताओगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर डिफाइन करने के लिए आ गया तो कैसे बताओगे? डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लिखोगे क्या? जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी को क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना होगा तो क्या बताओगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। In an electric field, the work done in moving an electron from one point to another is defined as what? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ रहा है उसी वर्क को हम लोग क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। मेरी बात समझ गए? और कैसे बता सकते हो आप? अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहा हूं और दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 1 हो, तो उस केस में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1, देन द वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने तरीके से लिख सकते हो मैं ये आपको बता रहा हूं। जब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाते हैं ना तो बहुत सारे मेथड्स आते हैं। हमने कहा इसको एक्सप्लोर करो, इस पे काम करो, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज है। इस पे काम हो गया तो आप कमाल कर जाओगे। इस जीवन का मतलब भी समझ में आएगा आपको, अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। जिन लफाजियों में जिंदगी जा रही है तबाही की सिवा और कुछ नहीं है। मुझसे ज्यादा मंजर नहीं दिखे होगे जिंदगी में, मुझसे ज्यादा कांड नहीं किए होगे जिंदगी में। ओपनली बोल रहा हूँ कैमरे में, ये जान लो। लेकिन सब कुछ जानने के बाद अगर मैं लौट के खामोशी से काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तबाही का मंजर देखा है, जिंदगियों को लूटते हुए देखा, मैंने बर्बाद होते देखा है। तो कहते नहीं कि आदमी जब ठोकर खा जाता है तो उसको समझ में आता है कि जिंदगी की हकीकत क्या, रियलिटी क्या है। तुम लोग कुछ भी नहीं देखे हो, तुम लोग उस क्षेत्र की धूल भी नहीं हो, समझ रहे हो ना। हम उस पहाड़ के शिखर पर बैठ के पूरी ऊंचाई से देख लिए कौन कैसे क्या है, किसने कितना ढोंग रचा है, किसने क्या क्या रचा है, सब देख लिए। तब हमने कहा भैया नीचे चलो, अब शांति से सर नीचे करके चलो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हकीकत वहां से दिख जाती है। जैसे शरीर की कितनी भी रंग रूप बाहर से मना लो, अगर यही स्किन चमड़ी वगैरह तुम्हारी हट जाए ना ऊपर से, समझ में आ जाएगी अंदर की क्या स्ट्रक्चर है, तो घिन आने लगेगा कि मेरी ही बॉडी है यार, अंदर कैसे कॉम्प्लेक्स ऐसे सब बने हैं स्ट्रक्चर वगैरह। तो सब छलावा है, बस सबको मेंटेन करो, आगे बढ़ो, अपने आप को आगे ले चलो, जिंदगी की खूबसूरती को महसूस करो, एक्सप्लोर करो। एक्सपोजर जब भी मिले अपने आप को एक्सप्लोर करो, गलत चीज़ों में नहीं, सही चीज़ों में। टीचर आप लोगों की तारीफ करते हैं, मुझे सुनकर अच्छा तो नहीं लगता लेकिन सुनना पड़ता है, ये गलत बात है। मैं बस इतना कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे यही कहूँगा, ठीक है। आप समझ गए ये सब। उनके बच्चे आते हैं जब बैठते हैं तो कितना ध्यान सुनते हैं। आप लोगों ने देखा उस दिन मॉर्निंग में आए थे, मेरी बात समझ रहे हो। पेपर था तब भी एक बच्चा आया था कि नहीं अभी, ठीक है। आप लोग सब अच्छे हो, बस थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो। अब आ जाते हैं सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल, फिर हम सर्किट की बात करते हैं। सर्किट में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं बताओ। सर्किट में क्या क्या होता है? अगर मैं किसी सिंपल सर्किट की बात करूं बेटा, अगर मैं सिंपल सर्किट की बात करूं तो सर्किट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हाँ,
अगर मैं सिंपल सर्किट की बात करूं तो सिंपल सर्किट में क्या कहा, आप देखो ये सब चीजें, आप मुझे बताओ, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो क्या हर चीज में, हर बुक में इस तरह से चीजें डिटेल में लिखी है जो बता रहे हैं आपको? मैं इतना डिटेल में एक्सप्लोर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब तक आपकी नजर में चीजें आएंगी नहीं, नॉलेज में आएंगी नहीं, आप कैसे सोचोगे, कैसे जानोगे? इसलिए बता रहे हैं ना। इसलिए समझो, उसको जानो और उसमें दिमाग लगाओ अपना, जो चीज जरूरी है आपके लिए। तो सिंपल सर्किट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? 4 चीजें इंपॉर्टेंट हमने बताया। पहला क्या? एक सेल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? बैटरी होनी चाहिए। सेल या फिर क्या होनी चाहिए भैया? एक बैटरी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए बताओ जरा, और क्या होना चाहिए? अच्छा, वायर होना चाहिए या कोई कंडक्टर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चा? अच्छा, की होनी चाहिए या स्विच होनी चाहिए ना बच्चा? और या क्या होना चाहिए? कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए। कोई इलेक्ट्रिकल या फिर क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए। बोलो भैया, कोई इलेक्ट्रिकल या फिर क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एप्लायंस जो होंगे क्या होने चाहिए? सर्किट में कनेक्ट होने चाहिए। सिंपल सर्किट की ये एसेंशियल 4 कंपोनेंट है। कभी पूछ लेगा इन सिंपल सर्किट विच वन ऑफ द नॉट कंपोनेंट ऑफ दिस, मतलब जो भी करके आया क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। आपको क्लियर पता होगा तभी तो, नहीं तो सभी ले लोगे तुम। ये 4 इसेंशियल इसके पार्ट है, ये चारों होंगे तब जानोगे क्या हो कोई सिंपल सर्किट है, अदरवाइज सर्किट नहीं है। फिर सर्किट सिंबल की हम बात करते हैं। सर्किट सिंबल में देखो कंपोनेंट क्या है, सिंबल क्या है। एक सेल की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये है। देखो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है? बस एक लाइन बड़ी होगी, एक क्या होगी? छोटी। जो बड़ी होगी उस पर क्या होगा? पॉजिटिव। जो छोटी होगी उस पर क्या? बड़ी छोटी क्यों बनाया गया है? क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। मतलब पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है हाई पोटेंशियल लेवल पे है, नेगेटिव वाला क्या है? लो पोटेंशियल लेवल पे। जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज फ्लो होंगे। पॉजिटिव वाला टर्मिनल क्या है? बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है। इसका मतलब क्या है? दोनों में पोटेंशियल में क्या है? डिफरेंस है। पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल लेवल पे है, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल लेवल पे है। इसका ये सेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है आपका? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज व्हाट? बैटरी। 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो वही हमारा क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। फिर क्या है आपका? देखिए स्विच, ओपन स्विच होगा तो ये सिंबल होगा, या कई बार आपने ये देखा होगा, ये ओ सर, या दूसरी आप कैसे देखे होंगे सिंबल, और या फिर इस तरह से देखा होगा आपने, ये होगा ओपन स्विच है कि नहीं, इसको बोलेंगे स्विच ऑन, ओपन की है, या क्या है? स्विच जो ऑफ है। ओपन की या क्या बोलेंगे इसको? स्विच जो ऑफ है। इस तरह से सर्किट होगा। लेकिन अगर इसी में एक चीज और ऐड हो गया तो, नीचे बीच में डॉट लग गया तो कैसा क्लोज हो जाएगा? क्लोज्ड की हो जाएगा, या स्विच ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्विच ऑन हो जाएगा। और दूसरा सिंबल क्या है इसका? हाँ बच्चा, हाँ बेटा मैं सब देख लूंगा, सब देख, इसलिए क्लोज की बैग, इसीलिए तो मैं इससे काम कर रहा हूं बेटा, इससे तुम्हें टारगेट करने के लिए। अब ये क्या भैया? देखो अगर ज्वाइंट को दिखाएं तो आप दिखाएंगे कि किसी पॉइंट पे 2 या 2 से ज्यादा वायर क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, है ना। उनको हम क्या बोलेंगे? ये ज्वाइंट है। इसको जंक्शन भी बोलते हैं बेसिकली। क्या बोलते हैं सर्किट में? जंक्शन। जैसे आप जंक्शन देखते होंगे ना, चौराहा वगैरह आप जानते होंगे, बहुत सारे चौराहे जानते होंगे आप लोग, उसमें बहुत सारी सड़क चारों तरफ से आकर मिलती है कि नहीं? बहुत सारे रोड चारों तरफ से आकर मिलते हैं कि नहीं? बात, उसको हम बोलते हैं जंक्शन या चौराहा। वैसे सर्किट में जिस पॉइंट से सारे वायर्स कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं जंक्शन, ठीक है ना, या ज्वाइंट बोलेंगे, ठीक। जैसे बॉडी में भी बहुत सारे ज्वाइंट है ना। अच्छा, चौराहे वाली बात से समझ गए? अच्छा अच्छा। अगर वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो इस तरह से दिखाने का मतलब ये एक दूसरे को ऊपर जा रहा है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इसका ये सेंस होता है। तो यहां लिखा है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, बिना टच किए बिना ज्वाइन किए एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। कर लेते हो। इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब आप देख रहे हो ना, जब ये ग्लो करता है तो क्या करते हैं आप? कुछ बना देते हैं इस तरह से, लाइटिंग वगैरह, नहीं तो ये बना के आप छोड़ देंगे। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। फिर क्या है? रजिस्टर या रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ये, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कांस्टेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। कांस्टेंट आर है ये, रेजिस्टेंस का सिंबल है ये, ठीक है। उसके बाद में कहा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? या तो ये सिंबल बना लेंगे या तो ये सिंबल बनाएंगे, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब रेजिस्टेंस को हम सर्किट में क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जिसे फैन में रेगुलेटर लगा होता है ना, वोल्टेज नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्या घटाते बढ़ाते हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा बढ़ा के करंट को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? करंट को। अभी ओम्स लॉ से पढ़ेंगे ना, V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा, वोल्टेज थोड़ी घटेगा बढ़ेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब जब फैन को आप स्लो करते हैं तो बेसिकली रेगुलेटर में क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं।
रेगुलेटर जब फैन की स्पीड बढ़ाते हैं उसका मतलब रेगुलेटर से रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, घटाते हैं। जितना ज्यादा करंट जाएगा फैन में उतना ही तेज फैन आपका चलेगा। एकदम क्लियर समझ के रखना, ठीक है भाई। तो यह है वेरिएबल रेजिस्टेंस, या तो इसको रियोस्टेट कह दो आप। इसका दूसरा नाम क्या है, रियोस्टेट। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है? ठीक है, रियोस्टेट। डन, रियोस्टेट। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर क्या आता है, एमीटर। एमीटर का सिंबल ये है, कैपिटल ए बना होगा, एक तरफ पॉजिटिव साइन बना होगा, एक तरफ नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन का मतलब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, नेगेटिव वाला क्या होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। फिर आता है क्या, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ वी बना होगा। पॉजिटिव का मतलब ये बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से। और कोई सिंबल है नहीं? हाँ बेटा, एसी और डीसी, उसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे। अगर एसी करंट की हम बात करेंगे तो, ऑल्टरनेटिंग करंट की हम बात किए होंगे तो सिंबल हमने ऐसे बनाए होंगे, याद है? ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये था। डीसी की अगर हमने बात की होगी तो, डायरेक्ट करंट की बात की होगी तो भैया कैसे सिंबल बनाए होंगे, ये सिंबल, ये क्या था हमारा, डीसी है। ये डायरेक्ट करंट का सिंबल था। अगर आपको याद हो तो हमने इसमें कैपेसिटर का भी सिंबल बनाया था, याद है? कैपेसिटर के केस में हमने कहा था दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, एकदम पैरेलल होनी चाहिए। इसको हम बोलेंगे क्या है, ये कैपेसिटर, इसको सी से डिनोट करते हैं। फिर एक इंडक्टर बनाया होगा हमने, याद है आप लोगों को? इंडक्टर भी बनाया होगा। इंडक्टर में हमने कहा था सर्किट कैसे होगी, ये ऐसे होगी। रेजिस्टेंस का जस्ट क्या होगा, अपोजिट। रेजिस्टेंस वाले केस में कैसा था, ये ऐसे होगा। गलती नहीं दिख रहा, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। इंडक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, एल से। ये डिफरेंसेस जानते रहो। इंडक्टर, ये इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये है कैपेसिटर, इसमें क्या होंगे, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सेम हाइट के होंगे। ये सब हमने डिस्कस किया है ना भाई? हाँ, यही कंडेंसर कैपेसिटर है जिससे फैन आपका चल रहा है। ये नहीं हो तो फैन मूव ही नहीं करेगा। ये इंडक्टर ही है जो चोक कॉइल में यूज करते हो आप, बाइक में स्कूटी में चोक लेते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है। बिना इसके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं आपको जो पढ़नी है, आपको जाननी है, एक्सप्लोर करनी है। हमने कहा जब पढ़ने में दिमाग लगाओगे ना, दुनिया में इतनी चीज है ना कि आप समझोगे कितना जान लें, लेकिन पहले इंटरेस्ट जनरेट करो। बिना इंटरेस्ट की चीजें नहीं आएगी। ओके, इतनी सारी चीजें होंगी। ये सर्किट सिंबल तक, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ने हैं, ओम्स लॉ वगैरह, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, आपसे बताएंगे। ओके डन, आज के लिए इतना रखें। जितना कुछ पढ़ लिया आप लोग रिवाइज कर लेना। एक बार अभी इसको करा रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा इसको कराएंगे, लेकिन अभी रिवीजन प्रैक्टिस करो। कल मैं चेक करूंगा कितने लोगों ने इसको रिवाइज किया है, प्रैक्टिस किया है। रिवीजन के साथ आना, कोई भी चीज किसी से भी पूछ सकते हैं। ओके डन, ठीक है फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।